इससे पहले वाले केस में हमने देखा इम्पीडेंस क्या होती है हमारी रोटर की रनिंग कंडीशन में स्टैंड स्टिल में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है SF के बराबर होती है। और हमने EMF देखा रोटर में रनिंग कंडीशन और स्टैंड स्टिल में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम और करंट देखा हमने स्टैंड स्टिल में रोटर में क्या होता है, और करंट रनिंग कंडीशन में देखा मोटर की। जैसे रनिंग कंडीशन में ड्यूरिंग रोटेशन हमारा करंट क्या था, IR डैश ER डैश डिवाइडेड बाय √R² प्लस SXR का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ER किसके बराबर होता है, ER होता है हमारा SER के बराबर, ठीक है। SER के बराबर होता है। अब क्या है, इस इधर भी SR है इधर भी S है, ठीक है ना। तो इनको दोनों को, इस पूरे को S के साथ डिवाइड करेंगे हम, तो उसके बाद इससे क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट निकलेगा। किसका, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इससे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। हम मोटर का सर्किट तकरीबन ट्रांसफार्मर की तरह ही बनेगा सर्किट, वो हम देखेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब आप देखो IR डैश किसके बराबर है, SE डिवाइडेड बाय R² बाय SX का R² प्लस SXL का स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे S के साथ दोनों को। जब S के साथ, ये मैं इधर ले आया इसको उठा के IR डैश का, ठीक है ना। इसको S के साथ डिवाइड करेंगे तो ER आ जाएगा ऊपर, तो R के साथ S आ जाएगा डिवाइड, और ये वाला भी इधर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, इधर से S हट जाएगा, R के साथ S आ जाएगा, इसके साथ भी S हट जाएगा, तो ये हमारे पास सर्किट आ गया, ठीक है। किसका, IR डैश का। IR डैश क्या है, जो हमारा रोटर में करंट घूमेगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, करंट इन रोटर एट रनिंग कंडीशन। अब स्टैंड स्टिल में क्या करंट होगा, स्टैंड स्टिल में स्लिप 1 लिख देना आपने, तो उसको आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल में हमारा ER डिवाइडेड बाय R प्लस XR स्क्वायर हो जाएगा, S में 1 होता है, ठीक है। तो इसका अगर सर्किट बनाए हम रोटर का सर्किट, तो हमारा अगर रोटर सर्किट ये बनेगा, इस वाले केस में ये वाला बनेगा, ठीक है ना। SE स्क्वायर SE और ये होगा EMF, ये IR डैश का करंट, इसमें से रोटर में करंट जाएगा, ये रोटर का रेजिस्टेंस, और इस केस में क्या था, इस केस में रिएक्टेंस वेरिएबल थी, क्योंकि स्लिप के साथ मल्टीप्लाई है। रोटर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, बाकी ER भी हमारा वेरिएबल है, ER भी SE के साथ है, और ये है, और ये है कांस्टेंट कौन है, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब हमने डिवाइड कर दिया S के साथ, तो इधर से S हट गया, इधर से भी S हट गया, S कहाँ पे आ गया, R के साथ आ गया, तो R बन गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये वाले का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। अब क्या हो गया, ER देखो, ER कांस्टेंट हो गया, ER कांस्टेंट हो गया, SE की जगह ER क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो R क्या बन गया हमारा, R के साथ S लग गया, तो R हमारा क्या बन गया, वेरिएबल R2/R/S बन गया, ठीक है। तो इधर रेजिस्टेंस वेरिएबल बन गया। अब जब S के साथ डिवाइड कर दिया हमने, तो इंडक्टेंस क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, तो ये हो गया वेरिएबल, और इधर क्या था, ये वेरिएबल था और ये कांस्टेंट था, ठीक है। देखा स्लिप के साथ डिवाइड करने से कितना फर्क पड़ गया, ये सिर्फ S के साथ डिवाइड किया, इसको S, ताकि हमारा है दोनों बराबर, ये सेम IR डैश दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या हमने इसको S के साथ जब डिवाइड किया तो S इधर आ गया, तो वो जो वेरिएबल चीजें थी वो कांस्टेंट बन गई, जो कांस्टेंट था वो वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो ये वाला सर्किट देख लो, इसमें हमने इंडक्टेंस को चेंज कर दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इधर लाया, ठीक है। इतना आ गया, तो ये है। अब एक सिंपल सा सर्किट मैं बताता हूँ आपको, थ्री फेस मोटर का सिंपल सा सर्किट क्या है। जैसे हम ट्रांसफार्मर को शो करते थे, ऐसे मोटर को भी शो कर सकते हैं, एक थोड़े से लेमन टर्म में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये रोटर का स्टेटर, ये स्टेटर है ऊपर, और अंदर क्या है, रोटर। रोटर की बात कर रहे हैं, रोटर में देख लेते हैं। रोटर में क्या था हमारा, रोटर EMF क्या था, SE, ठीक है ना। उसके बाद रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस सीरीज में, उसके बाद इंडक्टेंस था SE स्क्वायर, ठीक है, SXL स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, करंट जो इसमें ट्रैवल कर रहा था वो क्या करता है, I2 डैश करंट ट्रैवल कर रहा था। ये कहाँ से लिया हमने, ये हमारा ये वाला फार्मूला होता है, E2 डैश, जो पुराने लेक्चर थे उसमें से देखा था हमने, EMF किसके बराबर होता है, ER डैश किसके बराबर होता है, I × R + J SX
एस एक्स आर, ठीक है। तो ये था, ये ट्रांसफार्मर से भी लेते हैं हम, ट्रांसफार्मर का ऐसे आता था ईएमएफ, तो इसका भी ऐसे आता है, ये हम उसमें देख सकते हैं। ऐसे स्टेटर में क्या है, स्टेटर में आर था और एक्स डैश था, और इसमें एक मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, एक वर्किंग कंपोनेंट होगा, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर का सर्किट होता है वैसे ही था इसमें, ठीक है। तो अब इसको हम ले आते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, आर टू बाई एस, ये हमने इधर इसको कन्वर्ट किया था इसमें, तो आर टू बाई एस क्या हमारा वेरिएबल है, तो लेकिन आर टू बाई एस क्या है, बिगर देन आर, क्या है, आर से बड़ा है, आर मतलब रोटर का जो रेजिस्टेंस है उससे बड़ा है आर टू एस। अब बोलोगे बड़ा कैसे है, बड़ा कैसे है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में हमारी स्लिप क्या होती है, स्लिप हमारी 1 से नीचे ही होती है, 1 से नीचे होती है स्लिप हमारी, तो ये 0.8 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है। तो जब 0.9 के साथ या 0.6 के साथ या 0.7 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होगी तो वो क्या होगी, वो 1 से बड़ी होगी। तो यही ये कह रहा है। तो आर बाई एस क्या है, अगर मान लो आर हमारा 1 ओम है, तो आर टू बाई एस मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना होगा, वो 1 से ज्यादा ही होगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो आर टू बाई एस है वो बिगर देन एस है, क्योंकि स्लिप हमारी 1 से कम ही होती है रनिंग कंडीशन में। यही बताने की कोशिश इधर की कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि ये अलग है, आर टू से बड़ी है, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको लिया आर प्लस आर बाई एस माइनस आर, है तो ये सेम ही चीज है। ये देखो आर बाई एस किसके बराबर है, ये आर मैंने छोटा लगाया ताकि मुझे भी याद रहे कि रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर टू आर आर प्लस आर वन, आर माइनस आर क्या होता है, आर माइनस आर जीरो होता है, तो प्लस आर वन। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे अलग नंबर में लिखा हुआ है, ये सेम ही चीज है, ठीक है। तो सेम ही चीज है, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो इसको हमने अगर अलग कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब ब्रैकेट लगाएंगे तो थोड़ा सा आर डैश अगर बाहर, आर डैश को इधर निकालेंगे, इधर से आर निकाल लेते हैं अगर बाहर, आर निकाल लिया बाहर, तो ये आर डैश बाय एस क्या हो जाएगा, 1 बाय एस हो जाएगा। तो ये क्योंकि आर डैश है तो आर बाहर निकाला तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा आर बाय एस, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बन गया, है सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, सेम ही चीज है, बस इसको अदर वर्ड्स में लिखा गया। अदर वर्ड्स में क्यों लिखा गया, ताकि हम एक वेरिएबल क्वांटिटी अलग निकाल सके, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये आर क्या है, आर हमारा ओरिजिनल रोटर रेजिस्टेंस, ये वाला जो कांस्टेंट था, ठीक है ना, आर हमारा ओरिजिनल रोटर रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट था। तो ये है क्या, ये कॉपर लॉस है, उसकी जो रोटर के अंदर भी बाइंडिंग होगी, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से जो लॉस होगा वो उसके लिए ये वाला आर जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, तो हमने वेरिएबल आर अलग कर दिया होगा इसमें, थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन करके हमने। तो ये आर आर 1 माइनस एस माइनस 1 का ब्रैकेट में, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्वांटिटी इधर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मोटर के ऊपर लोड, जैसे आपने किसी मोटर से कोई जनरेटर चला रहे हो, ठीक है, किसी मोटर से आप गाड़ी चला रहे हो, किसी मोटर से आप फैन चला रहे हो, तो ये सारे क्या है, मैकेनिकल वेरिएबल लोड्स हैं। वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम आर 1 बाय एस माइनस 1 के साथ, ठीक है। ये सारा काम करने का हमारे का यही फायदा था कि हम इसको इस चीज में डिराइव कर सकें, ठीक है। ये आ गया समझ यहाँ तक। अब क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होगी, मोटर जो है मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप करेगी, तो वो नॉर्मली होता क्या है, 3 आई स्क्वायर होता है। पावर किसके बराबर होती है, 3 आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, ठीक है। तो आर क्या है, अगर ये वाले सर्किट का हम, अब ये वाले सर्किट का अगर हम वो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, वो बनेगा हमारा ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, आई टू डैश आर कॉन्स्टेंट रोटर रेजिस्टेंस, और वेरिएबल जो है हमारा मैकेनिकल लोड क्या है, ये मैकेनिकल लोड किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आर टू 1 माइनस एस माइनस 1 के साथ, ये मैकेनिकल लोड रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक्स तो हमने देख ही लिया, आगे कांस्टेंट बन चुका है, एक्स क्या था इधर, कांस्टेंट बन गया था, तो एक्स हमारा कांस्टेंट बन चुका है। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना। इसको इसके साथ अगर हम इस सर्किट को यूज करके मैकेनिकल पावर निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगी, 3 आई स्क्वायर आर। 3 आई स्क्वायर आर होगी हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप, जो मोटर में बनेगी, 3 फेस मोटर में बनेगी। अगर सिंगल फेस होता तो आई स्क्वायर आर बननी थी, क्योंकि 3 फेस है तो 3 आई स्क्वायर आर बन रही है, ठीक है। तो लोड किसके बराबर, लोड हमने देखा इधर मैकेनिकल लोड किसके बराबर है, आर टू 1 बाई एस माइनस एस, तो आई आर का स्क्वायर 3 आई आर का स्क्वायर आर टू 1 माइनस एस माइनस 1, ये हमारी क्या बन गई, मैकेनिकल पावर ऑफ, ठीक है, या 3 फेस मोटर कर लो, ठीक है।
तो ये आ रही। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे लाइक हमारा ट्रांसफार्मर का सर्किट होता था, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का सर्किट क्या होता था, ट्रांसफार्मर का सर्किट होता था हमारा ऐसे, जो भी प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर की, जो भी सेकेंडरी साइड, ठीक है ना। इधर क्या होता था, इधर लोड होता था, ये है 3, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट, ठीक है ना। इसके अंदर से आई डब्ल्यू जाता था, इसमें आई एम जाता था करंट, इधर से क्या जाता था, आई लोड जाता, ये एक्सएल था और ये आर था, ये आर टू था, ये एक्स टू था। ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है। अभी हमने इधर बनाया है इसका मोटर का सर्किट, सेम ही सर्किट देखो आप, इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, x1 है इधर भी x1 है, फिर आगे ये कंपोनेंट डिवाइड, इसके वर्किंग कंपोनेंट निकाला हुआ अलग से, आई डब्ल्यू इधर भी है, एक्स एम इधर भी है, ठीक है ना। तो करंट जो है आई नोट जाएगा इसमें से, तो प्राइमरी वाइंडिंग के हिसाब से बनाया हुआ है। फिर सेकेंडरी जो है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, स्टेटर की वाइंडिंग, फिर रोटर की जो वाइंडिंग है उसको हमने सेकेंडरी माना हुआ है, उसके आगे रोटर की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, रोटर की वाइंडिंग का इंडक्टेंस, और ये क्या आ गया हमारा आर एल क्या है, मैकेनिकल लोड, क्या है मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड मैंने आपको बताया जैसे फैन है, इंजन है, जो भी है, ठीक है, ये मैकेनिकल लोड है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर 1 माइनस एस माइनस 1। तो उधर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इधर रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लोड के साथ, ठीक है ना। तो यही डिफरेंसेस है इनके साथ में। एट स्टैंड स्टील में हम फार्मूला लगा सकते हैं, इसके अंदर कौन सा, स्टैंड स्टील में क्या होगी, स्लिप 1 होगी तो लोड क्या होगा, आर के बराबर, ठीक है। तो लेकिन इस तो स्टैंड स्टील में इसमें ट्रांसफार्मर का फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हमें कौन से फार्मूला लगाने हैं, ये वाले जो हमने पढ़े यहाँ, ठीक है। तो यही था आज का हमारा, जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा मैकेनिकल लोड हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लिप की फॉर्म में। तो उसके बाद हमने देखा इंडक्टेंस कैसे कर सकते हैं, रोटर का करंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमने किया इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए। तो लास्ट में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया इसका, ट्रांसफार्मर का ये सर्किट है और 3 फेज मोटर का ये सर्किट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये आ गया हमारा ट्रांसफार्मर, इनके दोनों का आपस में कंपैरिजन किया है। तो सारा सर्किट सेम ही है, सिमिलर, बस फर्क क्या है, मैकेनिकल लोड में फर्क है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो ये था आज का हमारा, ठीक है। और दूसरी पावर क्या होती है, हमारा टॉर्क देखेंगे, टॉर्क हमारी होती है P बाय डब्ल्यू आर या P बाय ओमेगा एस, ठीक है ना। तो ये हमारी होती टॉर्क, पावर बाय जो हमारी आगे रोटेशनल स्पीड होगी, ठीक है। तो वही था हमारा आज का, बाकी हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में टॉर्क वगैरह निकालेंगे एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक है।